बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 15 जो कि कंसाइनमेंट चैप्टर 3 आईकॉम पार्ट 2 बुक सुहेल अफजल। यहाँ से हम जो है इसको प्रॉब्लम 15 जो है इसकी हम सॉल्व करेंगे और ये बेस कर रही है नॉर्मल लॉस के ऊपर, नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स। तो मैं आपको यहाँ पर पहली चीज़ ये बता दूँ कि अगर आपने इससे पहले एक वीडियो मैंने अपडेट कर दी है जो कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस के दरमियान डिफरेंस बताया गया, उसको आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको क्लियर हो जाएंगी। यानी नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस में डिफरेंस है ऑन कंसाइनमेंट। जो कंसाइनमेंट में नॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है, उसका डिफरेंस है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पर डिस्कस कर किए गए हैं। उसको अगर अच्छी तरह आप देख लोगे ना, उसके बाद आप ये वीडियो देखोगे तो ज़्यादा यानी वो आसान रहेगा। और अब आइए हम इसको देखते हैं कि इन प्रॉब्लम के अंदर असल में बात क्या की गई है। देखो, पूरी जो प्रॉब्लम होती है ना, जब आपको नॉर्मल लॉस आ जाता है, मतलब आपको कंसाइनमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके अंदर आपको लगता है कि जी नॉर्मल लॉस का क्वेश्चन है, तो पहली चीज़ जो माइंड में आपकी आनी चाहिए वो आप ये समझ जाओ कि ये कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रही कंसाइनमेंट पर, क्योंकि नॉर्मल लॉस का ओवरऑल कंसाइनमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता कोई, क्योंकि इसकी एडिशनल कोई एंट्री नहीं होती है। ये सिंपली चूंकि कस्टमर को चार्ज होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई प्रोडक्ट बनाया जाए तो उस पर जितने एक्सपेंस वगैरह होते हैं वो सारे के सारे किसको चार्ज होते हैं? कस्टमर को। सेल प्राइस कैसे निकलती है? यानी उसमें मटेरियल का खर्चा, उस पर लेबर का खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा, जो खर्चे होते हैं एक प्रोडक्ट बनाने पर, वो सारे के सारे, और उस पर जो नॉर्मल लॉस हुआ वो सारा उसमें ऐड हो जाता है। तो ये आते हैं सारे। अब तब बनती है उसकी टोटल कॉस्ट। ये बनेगी कॉस्ट, और कॉस्ट में फिर हम जितना प्रॉफिट उस पर लेना चाहते हैं, सपोज कर लें कि एक प्रोडक्ट जो है वो उसके बनाने के ऊपर 5 रुपए लगे हैं और 1 रुपए का उसके ऊपर नॉर्मल लॉस हो गया, तो वो बन जाएंगे 6 रुपए। 6 रुपए तो उसकी कॉस्ट है। अब आप इसके ऊपर प्रॉफिट देखोगे कि इस पर प्रॉफिट 1 रुपए लेना चाहता हूँ, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए या 5 रुपए, जितना भी है वो आप उसमें रीजनेबल जो भी प्रॉफिट है उसमें ऐड करके वो बन जाएगी उसकी सेल प्राइस। यही वजह है कि हम कहते हैं कि जो नॉर्मल लॉस होता है वो कस्टमर को चार्ज हो जाता है। अब कस्टमर को हम कैसे चार्ज करते हैं? इनफैक्ट जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है। वो कैसे बढ़ जाती है उसका सिंपल फार्मूला जो हम पिछले प्रॉब्लम्स में करते हैं, सिंपल वही फार्मूला है, लेकिन जहां पे हम डिवाइड करते थे टोटल यूनिट्स पर, अब वहां पे नेट यूनिट्स पर उसको डिवाइड किया जाएगा। बाकी बिल्कुल उसी तरह है। तो जैसे ही चूंकि नेट यूनिट्स कम होंगे, अगर 100 भेजें और उसमें से 10 अगर डैमेज हो गए, यानी नॉर्मल लॉस हो गया, तो अब वो 10 माइनस करके अब हम 100 पे डिवाइड नहीं करेंगे, अब हम 90 पे डिवाइड करेंगे। बस यही फर्क है। और क्लोजिंग स्टॉक उसी तरह, कंसाइनमेंट अकाउंट उसी तरह, बिल्कुल क्वेश्चन वैसे ही बनता है। सिंपल नॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट को चार्ज हो जाएगा, और वो किस तरीके से कंसाइनमेंट को, कैसे यानी कंसाइनमेंट स्टॉक को, और वो चार्ज होकर उसको हम क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। यही फर्क पड़ता है और इसके ऊपर कोई फर्क नहीं है। तो आइए हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन वो बात कर रहा है यहाँ पे, ऑन 1 जनवरी 2016 मोहसिन कोल ऑफ कोयटा कंसाइंड टू रमजान लिमिटेड ऑफ लाहौर 10,000 tons of coal. Mohsin and Ramzan Limited. Mohsin is the consigner, Ramzan Limited is the consignee. कितने टन कोयला उसने सेंड किया है? 10,000 टन कोयला। द कॉस्ट ऑफ द कोल वॉज ₹40 पर टन। यानी उसकी जो कोल है उसकी कॉस्ट है 40 रुपए। 10,000 है, 10,000 को हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सीधा सीधा 4 लाख। अब ये वही है जो कि हम कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे लिखते हैं, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का रेफरेंस देकर। तो हमने क्या किया, ये जो अमाउंट आई इसको बिल्कुल उसी तरह, ये देखो, शो द कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनिंग, कंसाइनर यानी मोहसिन। तो इन द बुक्स ऑफ मोहसिन यानी जो कि कंसाइनर है, इसमें हम यहाँ पर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का रेफरेंस देकर यहाँ पे ये 4 लाख लिख दिया। यहाँ तक तो समय लगी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली एंट्री उसी तरह होती है। एंड द रेलवे चार्जेस वर 10 रुपीज पर टन। पर टन 10 रुपए है, तो कितने टन है? 10,000। तो हम क्या करेंगे, 10 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सीधा सीधा 1 लाख। अब इस 1 लाख को हमने क्या करना है, इसको डेबिट साइड पे शो कर देना। तो कैश अकाउंट का रेफरेंस और रेलवे चार्जेस, ये चूंकि कंसाइनर पे कर रहा है तो कैश के रेफरेंस से ये 1 लाख आ जाएगा। ये भी कंसाइनमेंट के डेबिट साइड पे आते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। ऑन द 25th Feb एन अकाउंट सेल्स was received from Ramzan Limited showing that 5,000 tons of coal sold at ₹80 पर टन। ये उसकी पर यूनिट सेल प्राइस है। और बेचे कितने हैं? 5,000। अच्छा देखो, भेजे हैं 10,000, बिक गए 5,000। यहां पे हम कंपैरिजन करें तो हमें ऐसे ही लग रहा है कि अनसोल्ड पीछे फिर होंगे 5,000, लेकिन इसमें आगे कुछ नॉर्मल लॉस भी हुआ है।
वो भी तो माइनस करना है ना। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम 5000 को 80 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो उसी तरह सेल आ जाएगी। ये भी कितना बन जाएगा 8540, तो यानी 4 लाख, तो ये भी 4 लाख रुपया बनेगा। तो इस 4 लाख को हम कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, और चूंकि कंसाइनी से पैसे लेने हैं जो कि रमज़ान लिमिटेड है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पर रमज़ान लिमिटेड अकाउंट, और ये सेल्स है 4 लाख, यहाँ पर आ गई। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सेल्स एक्सपेंस 4000, इंश्योरेंस 1000। अब इन दोनों के दोनों एक्सपेंस हैं तो हम इसको ऐड करेंगे तो 5000 आ जाएगा। तो रमज़ान लिमिटेड अकाउंट आपके पास एक्सपेंस है ये 5000, ये 5000 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद है कमीशन 5% ऑन सेल्स। ये अब हमारे पास जो है कमीशन है, और ये है 5% सेल्स के ऊपर। अब चूंकि कमीशन है 5% सेल्स पर, तो हम क्या करेंगे, इसका ऑब्वियसली जो टोटल सेल है इसका हम 5% कैलकुलेट कर लेंगे। तो 4 लाख का जब हम 5% लेंगे तो टोटल हमारे पास उसका कमीशन आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 40 और हाफ और 20,000, तो ये बनेगा 20,000, और इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 20,000। इसको हम ले आते हैं जी यहाँ पे। रमज़ान लिमिटेड अकाउंट आपके पास है, कमीशन और इसका रेफरेंस, और ये 20,000 आ जाएगा। एक्सपेंस समझ लग गए, ये कंसाइनर के एक्सपेंस हैं, ये कंसाइनी वाले एक्सपेंस हैं, ये उसका कमीशन है, ये जो चीज़ें भेजी हैं उसकी कॉस्ट है, ये उसने जो सेल की है वो है। उसी तरह है, और कंसाइनमेंट स्टॉक आता है क्योंकि उसने 5000 बेचा, तो यहाँ से समय लग रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक आएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक भी इधर ही आता है। तो इसके फॉर्मेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपल इस चीज़ को हमें इस क्वेश्चन में इनफैक्ट समझना है, बाकी उसका टोटल करना, बैलेंस करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे आया और नॉर्मल लॉस का इंपैक्ट क्या पड़ा। आगे चलते हैं। तो वो बात कर रहा है कि एजेंट एनक्लोज्ड अ बिल फॉर सेल्स प्रोसीड। ये बिल सेल प्रोसीड का बिल है, ये कोई बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। बिल फॉर द सेल प्रोसीड्स लेस एक्सपेंसेस एंड रिपोर्टेड अ शॉर्टेज से पता चला कि लॉस हो गया ऑफ 100 टन्स ऑन द होल कंसाइनमेंट। सारी टोटल जो कंसाइनमेंट उसके ऊपर 100 टन कोयला जो है उसकी शॉर्टेज उसने बताई है। ऑब्वियसली कोयला जा रहा है तो रगड़ से कुछ ना कुछ जो है वो कुछ लॉस होगा उसका, जो नॉर्मली होना ही होना है, उसको बचाया नहीं जा सकता, तो नॉर्मल लॉस है। ये है वो जो शॉर्टेज होगी। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, एंट्री तो इसकी होती कोई नहीं है, तो जब एंट्री नॉर्मल लॉस की नहीं होती तो फिर क्या करेंगे, हम चार्ज कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को। और क्लोजिंग स्टॉक को चार्ज करने का मकसद ये है कि इसमें जो पीछे स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है इसकी कॉस्ट उन रिमेनिंग आइटम को चार्ज कर दी गई है जितने भी हैं। और उससे क्या होगा, रिमेनिंग को जब चार्ज करेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, जब कॉस्ट बढ़ेगी तो उसमें अब प्रॉफिट चाहे आप उतना ले रहे हो जितना पिछले पर ले रहे थे 2 रुपए, लेकिन यह है कि चूंकि कॉस्ट बढ़ गई तो ओवरऑल सेल प्राइस पर यूनिट भी बढ़ जाएगी। तो हम इसलिए कहते हैं कि कस्टमर को चार्ज कर दिया गया है। रिक्वायरमेंट है शो द कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मोहसिन। अब आइए इसको हम देख लेते हैं। इसमें ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसके अंदर कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज कर लो कि हमने ये वैल्यू लिख दी, टोटल कर लिया, तो 6,47,474.74 यानी 6,47,474.74 रुपीज़। दोनों साइडें डबल लाइन, और इसमें से ये सारे माइनस कर दिए तो 1,22,474.74 ये आपके पास आ जाएगा। 1,22,474.74 ये है। चूंकि क्रेडिट साइड ज्यादा तो बैलेंस कैरी डाउन होगा प्रॉफिट, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ये इसका यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब वर्किंग में अगर हम देखें तो कमीशन जो उसने कैलकुलेट किया हुआ है 4 लाख का 5% ले तो 20,000 आता है, वो ये आ गया 5%। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल आ जाते हैं हम उस चीज़ को जिसे हमें अंडरस्टैंड करना है, ये वाली। अच्छा, इसको देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, सुकून से चीज़ को समझ लो, और वंस इट्स क्लियर समझो कि नॉर्मल लॉस का हर तरह का सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि जो नॉर्मल लॉस है वो कंसाइनमेंट स्टॉक को चार्ज होता है। तो फार्मूला अब सबसे पहले तो माइंड में वो रखना है कि जो पहले हमारे पास था वो कौन सा है। टोटल सबसे पहले फार्मूला था टोटल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय यूनिट्स रिसीव्ड आफ्टर नॉर्मल लॉस मल्टीप्लाई अनसोल्ड आइटम। पहले भी ऐसे ही होता था, टोटल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अनसोल्ड यहां होते थे, यहां फर्क पड़ गया सिर्फ। इसका मतलब जिस पे डिवाइड करना है ना इस सम को, उस पे फर्क पड़ा। यहां पे हम लिखते थे पहले टोटल यूनिट्स रिसीव्ड, जो नेट ओवरऑल हमें यूनिट्स मिल जाते थे, जो उसने कंसाइंड किए होते थे, हम पहले उस पर डिवाइड करते थे। जैसे अभी इसमें अगर हम मिसाल देखें तो 10,000 टन कोयला है, तो यहाँ 10,000 होना चाहिए, लेकिन 10,000 हम नहीं लिखेंगे। यूनिट्स रिसीव्ड आफ्टर नॉर्मल लॉस, बस इतना सा कर देना। ये नॉर्मल लॉस अगर आपके पास आता है तो आपने जो नेट यूनिट्स रिसीव हुए हैं, आप यहाँ पे नेट यूनिट रिसीव लिख लो, आप यूनिट रिसीव्ड आफ्टर नॉर्मल लॉस लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर्मूला आपने देख लेना है। और एक चीज यहाँ पे एक और मैं बता दूं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि कंसाइनर कंसाइनी के दोनों हैं वो यहां पर आएंगे।
ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले भी ऐसे ही होता था। अब आप सोचोगे पहले भी है तो ऐसे ही होता है, लेकिन नहीं, जब आप एबनॉर्मल लॉस करोगे ना तो ये वाली बात आपको वहां हेल्प करेगी। तो नॉर्मल लॉस में मैंने बता दिया कि डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे नॉर्मल लॉस में कंसाइनर कंसाइनी के दोनों लेने हैं, क्योंकि नॉर्मल लॉस उस वक्त देखा जाता है जब फाइनली चीजें कंसाइनी के पास पहुंच जाती हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक इज इक्वल टू, इसकी टोटल कॉस्ट है 4 लाख, तो डायरेक्ट एक्सपेंस इसमें कंसाइनी के तो डायरेक्ट है ही नहीं, कंसाइनर वाले ही हैं 1 लाख, तो वो 1 लाख लिखती है। और ये कहां से आ रहे हैं, ये वाले 1 लाख ही आ गया, 4 लाख ही आ गया, और 9,900 पे डिवाइड कर देंगे और 4,900 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 2,47,474.74। तो यही जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पे शो की हुई है। अब सवाल सिर्फ दो ही माइंड में रह गए कि ये कहाँ से आया और ये कहाँ से आया। इसको हम समझते हैं और इसको हम नीचे फॉर्मूला में लिखा हुआ है। चूंकि ये यूनिट्स रिसीव्ड आफ्टर नॉर्मल लॉस हैं तो हम लिखेंगे यूनिट्स रिसीव्ड आफ्टर नॉर्मल लॉस किसके इक्वल है, टोटल यूनिट्स कंसाइंड जो कि 10,000 टन कोयला है, और माइनस इसमें से कर देने हैं यूनिट्स लॉस्ट ड्यू टू द नॉर्मल लॉस। अब इसमें आप देखो आंसर आ जाएगा 10,000 उसने कंसाइंड किए हैं, 100 लॉस हो गया, ये हमें मालूम है ना। यहाँ पे शुरू में उसने कहा हुआ है कि 10,000 टन कोयला उसने कंसाइंड किया और 100 उसमें से शॉर्टेज हो गई। तो इस 10,000 में से सबसे पहले तो वो जो शॉर्टेज है वो माइनस कर देनी है, तो आपको ये वैल्यू मिल जाती है 9,900। अब इस पे डिवाइड करना है बजाय के इस पे हम करें। नॉर्मल लॉस ना होता तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना होता तो इस पे डिवाइड करते, नॉर्मल लॉस है तो अब आपने इस पे कंसाइंड आइटम पे डिवाइड नहीं करना बल्कि नेट आइटम रिसीव्ड उस पे आपने डिवाइड करना है। और ये तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है। अब चूंकि उसको रिसीव ही ये हुए हैं तो अब इसमें से जो उसने बेचे वो हमने इसमें से माइनस करना है बजाय कि हम इसमें से माइनस करें। तो अब ये 9,900 उसको रिसीव हुए, उसमें से उसने कहा था कि 5,000 उसने बेच दिए हैं। यहां पे देखो ना 5,000 टन उसने बेच दिया। अब हम जो माइनस करेंगे ये 9,900 में से 5,000 माइनस करेंगे, तो यानी अनसोल्ड आइटम इज इक्वल टू यूनिट्स रिसीव्ड आफ्टर नॉर्मल लॉस, जो हम यहां निकाल रहे हैं उसमें से आपने यूनिट्स सोल्ड को माइनस कर देना है। 9,900 में से आप 5,000 निकालोगे 4,900, ये 4,900 और इस 4,900 को आपने यहां पे लिख देना है। अब इसकी कैलकुलेशन आपको समझ लगी होगी, ये कैलकुलेशन समझ लगी है तो आपको ये समझ लग गया होगा। बाकी फॉर्मेट में और कोई चेंज है नहीं, तो यहाँ मेरा ख्याल है क्लियर हो जाता है। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट्स में लिखिएगा। मल्टीपीडिया की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लें, शेयर करें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी उसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का शुक्रिया।